welcome to Mahamaya Selection, and you are with us in RBI Office Attendant English class, and we are preparing for RBI Office Attendant, and I am presenting RBI Office Attendant English Set 8. आज है हम इंग्लिश की क्लास में और चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ये काफ़ी पूछा जाता है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में। हमें एक सेंटेंस दी होती है, उसे तोड़ा होता है पार्ट्स में और हमें उसे प्रॉपर्ली अरेंज करना होता है ताकि कोई मीनिंगफुल लाइन बन सके। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेक्नोलॉजी इज इन्वेस्टर्स, वर्कर्स, कंपनीज एंड पॉलिसी मेकर्स are clueless about how to safeguard jobs, difficult to comprehend that changing work at a pace. So, 4 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है टेक्नोलॉजी इज, ये फिक्स्ड है, यानी कि ये करेक्ट है, इसे हमें चेंज नहीं करना है। बाकी जो 4 पार्ट्स हैं 1, 2, A, B और C और D, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये जम्बल्ड हैं और हमें इसे रीअरेंज करना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक पैराग्राफ रीअरेंजमेंट बताया था और मैंने उसमें कुछ बेसिक रूल्स बताए थे, जिनमें जो फर्स्ट स्टेप था वो हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी वर्ड ढूंढना होता है। तो इस वाले पार्ट में हमें इंट्रोडक्टरी वर्ड यानी कि हमारा 1 जो है वो पहले से सेट है, ये हमें नहीं ढूंढना है। हमें ढूंढना है लिंकिंग वर्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, इसे हमें ढूंढना है क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है वो हमें दिया हुआ है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज इन्वेस्टर्स, वर्कर्स, कंपनीज एंड पॉलिसी मेकर्स आर क्लूलेस अबाउट हाउ टू सेफगार्ड जॉब्स, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दैट चेंजिंग वर्क एट अ पेस। सो टेक्नोलॉजी इज, इसके साथ क्या जाएगा यहाँ पे? इन्वेस्टर्स, वर्क्स, आर। इस तो यहाँ है तो ऑब्वियसली यहाँ आर नहीं होगा, यानी कि बी हमारा पहले तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दैट चेंजिंग वर्क एट अ पेस। सो चलिए देखते हैं कि क्या मतलब बनता है। इसमें बताया गया टेक्नोलॉजी के बारे में कि वो इतनी फास्ट हो गई है चेंजिंग वर्क एट अ पेस कि हम बिल्कुल भी क्लूलेस हैं कि हम अपनी जॉब्स को कैसे सेफगार्ड करें। कहने का मतलब कि पहले जो जॉब्स जो मैनुअल होते थे, जिसे करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी, आज वो सारी जॉब्स टेक्नोलॉजी कर रही है। जो लोगों की जो बेरोजगारी है वो काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए लोग परेशान है, क्लूलेस है कि वो अपनी जॉब्स कैसे बचाएं। तो चलिए इस सेंटेंस को अरेंज करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वर्क एट अ पेस। सो यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी इसके बाद जो हमारा पहला सेंटेंस आएगा वो होगा डी, चेंजिंग वर्क एट अ पेस। सो अब सो के बाद क्या आएगा? क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी के इतने फास्ट रेट से चेंज होने से क्या हुआ है? So difficult to comprehend that, इतनी मुश्किल हो गई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। comprehend करने का मतलब होता है समझना। comprehend करना मुश्किल हो गया है क्या? अब इस that के बाद क्या आएगा? क्या comprehend करना मुश्किल हो गया है? That investors, workers, companies and policy makers are clueless about how to safeguard jobs। इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि पहले डी को अरेंज करते हैं, फिर हम सी को अरेंज करते हैं, फिर हम ए को अरेंज करते हैं और फिर बी को अरेंज करते हैं, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। यानी कि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वर्क एट अ पेस सो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दैट इन्वेस्टर्स, वर्कर्स, कंपनीज एंड पॉलिसी मेकर्स आर क्लूलेस अबाउट हाउ टू सेफगार्ड जॉब्स। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेज रफ्तार से बदल रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपने जॉब को कैसे बचाएं। और कौन कौन से लोग हैं? इन्वेस्टर्स, वर्कर्स, कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी जॉब को हम कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे जो जितने भी मैनुअल काम थे अब सारी वो टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया है। टेक्नोलॉजी उन सारे काम को कर रही है। तो जो हमारा सही अरेंजमेंट होगा वो होगा डी, सी, ए, बी, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 D, C, A, B। चलिए ना मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस इंडिपेंडेंस ऑन द नेसेसिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड वी हैव बीन डिबेटिंग फॉर ऑल द सिटीजन। सिंस इंडिपेंडेंस के बाद कॉमा है, यानी कि आज़ादी से ही, आज़ादी के वक्त से ही। अब इस कॉमा के बाद तो हमें एक कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा। इसमें
हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। तो चलिए ढूंढते कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन सकता है। ऑन द नेसेसिटी ऑफ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ऑन से शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। वी हैव बीन डिबेटिंग फॉर ऑल द सिटीजन, ऑप्शन डी जो है वो फॉर ऑल द सिटीजन है, ये भी नहीं होगा। सो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनने के लिए वो होगा वी हैव बीन डिबेटिंग। वी हैव बीन डिबेटिंग, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग इस पर चर्चा करते आ रहे हैं आज़ादी से ही। वी हैव बीन डिबेटिंग ऑन द नेसेसिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। सो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा सी, ए, बी और डी। और अगर हम ऐसे सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस का मतलब आता है वो होगा सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से ही वी हैव बीन डिबेटिंग, हम इस पर परिचर्चा करते आ रहे हैं। किस पे परिचर्चा करते हैं, यानी किस टॉपिक पर हम परिचर्चा करते आ रहे हैं? ऑन द नेसेसिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत पे। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत और एप्लीकेशन का मतलब होता है यहाँ लागू करना। यहाँ एप्लीकेशन का मतलब होगा लागू करना। लागू क्या करना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए? फॉर ऑल सिटीजन्स। तो हमारा सेंटेंस खत्म होगा डी से, फॉर ऑल सिटीजन्स से। तो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो है सी, ए, बी, डी, यानी कि ऑप्शन 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक बार सीख जाए कि हमें कैसे शुरुआत करना है सेंटेंस को रीअरेंज करने का, तो काफ़ी कम वक्त लगेगा आगे फिर उसको करने में। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द रूलिंग पार्टी फॉर पावर देन बाय द सिंसियर डिजायर इन अ डेमोक्रेसी इज ऑब्वियसली टू सर्व द पीपल इन अ रियल सेंस गाइडेड मोर बाय द लस्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है द रूलिंग पार्टी, ये तो बिल्कुल भी फिक्स्ड है, इसे हमें चेंज नहीं करना है। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। द रूलिंग पार्टी इन अ डेमोक्रेसी इज ऑब्वियसली, तो हमारा बी यहाँ फिक्स है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा बी। आगे देखते हैं, इज ऑब्वियसली गाइडेड मोर बाय द लस्ट। जब हमने इसको अरेंज किया बी के बाद जब हमने डी को रखा तो हमें सेंटेंस समझ में आने लगा कि जो रूलिंग पार्टी है लोकतंत्र में, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है हमारे लोकतंत्र में, वो ऑब्वियसली बिल्कुल ही गाइडेड होती है लस्ट से, लोभ से। अब ये लोभ किस चीज़ का हो सकता है? ये लोभ हो सकता है पावर का। सो लस्ट के बाद जो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो पावर से ही शुरू होगा। फॉर पावर देन बाय द सिंसियर डिजायर, यानी कि हमने अभी बताया था कि हम सेंटेंसेस को कैसे लिंक करेंगे। जो यहाँ लास्ट वर्ड खत्म हो रहा है लस्ट, यानी कि लालच, और ये लालच किस चीज़ का हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में? पावर का, यानी कि शक्ति का। तो आगे देखते हैं कि अब आगे क्या करना है हमें। बी, डी तो हमारा फिक्स है। आगे देखते हैं, सिंसियर डिजायर टू सर्व द पीपल इन रियल सेंस। बी, डी के बाद हमारा ए आ चुका है और उसके बाद लास्ट में आएगा सी। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा बी, डी, ए, सी, यानी कि द रूलिंग पार्टी इन अ डेमोक्रेसी इज ऑब्वियसली गाइडेड मोर बाय द लस्ट फॉर पावर देन बाय द सिंसियर डिजायर टू सर्व द पीपल इन अ रियल सेंस। यानी कि सेंटेंस के कहने का मतलब है जो सत्ताधारी पार्टी है वो हमारे लोकतंत्र में बिल्कुल ही गाइडेड होती है, यानी कि उससे प्रोत्साहन मिलता है उसे लालच का। और वो लालच किस चीज़ का होता है? पावर का। जो सत्ता में लोग होते हैं उन्हें पावर, शक्ति की लालच होती है, ना कि वो रियल सेंस जो होता है उनका सेवा करना नहीं होता है, बल्कि पावर के लालच में लोग सत्ता में आते हैं। तो चलिए हम जो इसमें हमारा आंसर होगा वो होगा बी, डी, ए, सी, यानी कि लास्ट 4 बी, डी, ए, सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पार्ट्स हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेसिस ऑफ and the state legislative assemblies adopts universal adult franchising elections to the लोक सभा। जो सवाल है वो हमारी भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, यानी कि हमारा पार्ट 1 जो है ये तो फिक्स है कि जो हमारा शुरुआत होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। और आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या ऐड करना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषता बताई हुई है, वो है अडॉप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे जो
भारतीय संविधान है उसने क्या लागू किया हुआ है, क्या माना हुआ है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है जितने भी हमारे युवा हैं जो 18 प्लस हैं, जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक है, उन सबको मताधिकार प्राप्त है। इसे ही हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट शुरू होगा वो होगा पहले तो 1, उसके बाद सी। उसके बाद देखते हैं कि क्या आएगा। एज द बेसिस ऑफ हमारा जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो किस चीज की बेसिस है? इलेक्शंस टू द लोकसभा, इलेक्शंस टू द लोकसभा यानी कि डी आएगा, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जो हमारी भारतीय संविधान है उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि जो 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उन्हें मताधिकार दिया है, और वो किसका बेसिस है? इलेक्शंस टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि लोकसभा और जो हमारा विधानसभा या विधान परिषद होता है उनमें जो चुनाव होते हैं उनके लिए ये अडॉप्ट किया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो होगा CADB। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 CADB। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये एरर डिटेक्शन का है। हमें एक पूरी की पूरी सेंटेंस दी हुई है जिसको पार्ट्स में तोड़ा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं एरर है। एरर ग्रामेटिकल हो सकता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एरर तो है और उसे हमें ढूंढना है। हमारे पास ऑप्शन ई भी है कि अगर सेंटेंस में कोई एरर ना है तो हम ऑप्शन ई को भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या सेंटेंस प्रोवाइडेड है। सेंटेंस में प्रोवाइडेड इज विद एज पर द न्यू डिजाइन ऑल अप्लायंसेस इनसाइड द बिल्डिंग विल बी पावर बाय सोलर एनर्जी। सेंटेंस की कहने का सेंस है कि जो नई डिजाइन है उसके मुताबिक एज पर द न्यू डिजाइन, ये बिल्कुल सही है, एज पर द न्यू डिजाइन, नई डिजाइन के मुताबिक ऑल अप्लायंसेस इनसाइड, जितनी भी अप्लायंसेस हैं अंदर, अप्लायंसेस कहने का मतलब जो भी हमारे उपकरण होते हैं जो चलते हैं बिजली से या जिन्हें एनर्जी पावर की जरूरत होती है, वैसे यंत्र या उपकरण जो अंदर हैं, किसके अंदर है? द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जो भी ऐसे उपकरण हैं, यंत्र हैं, विल बी पावर बाय सोलर एनर्जी, यानी कि उन्हें सूर्य की रोशनी से एनर्जी मिलेगा, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, उन्हें सूर्य की रोशनी से ही एनर्जी मिलेगी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एज पर द न्यू डिजाइन, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट ऑल अप्लायंसेस इनसाइड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा थर्ड पार्ट है द बिल्डिंग विल, ये तो काफी छोटा पार्ट है, ये भी करेक्ट है। बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, यहाँ पावर की जगह पावर्ड होगा। पावर जो है जब विल बी लगा है तो विल बी के साथ हमेशा जो होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, यानी कि पावर्ड आएगा, ना कि पावर। सो जो हमारा एरर है वो ऑप्शन डी में है, यानी कि पार्ट 4 में है। सो इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि एज पर द न्यू डिजाइन ऑल अप्लायंसेस इनसाइड द बिल्डिंग विल बी पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी। जितने भी अप्लायंसेस हैं उन्हें सोलर एनर्जी से पावर दिया जाएगा। so, जब भी विल है, बी है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, पावर बेस फॉर्म नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एरर डिटेक्शन का है। सेंटेंस जो हमें दी हुई है वो है अ पर्सन ड्रिवन बाय ग्रीड एंड एनवियस लूजेस द एबिलिटी टू यूज थिंग्स एज दे आर। अ पर्सन ड्रिवन बाय ग्रीड एंड एनवियस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है अ पर्सन ड्रिवन बाय, एक व्यक्ति जिस पे प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव में ग्रीड एंड एनवियस लूजेस, लालच और जलन। एनवियस जो भी होता है वो लूज करता है, क्या लूज करता है? द एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर, यानी कि जिन भी इंसानों की आंखों पे लालच और जलन की पट्टी लग जाती है वो अपनी चीजों को वैसे देखने की क्षमता खो देता है जैसी वो चीजें हैं। जो चीजें जैसी होती है उन्हें वैसे दिखाई नहीं देती, उन्हें कुछ ना कुछ गलत सही उन्हें अक्सर दिखाई देता है। कब? जब हमारी आंखों पे लालच और एनवियस की पट्टी पड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अ पर्सन ड्रिवन बाय, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीड एंड एनवियस। ग्रीड का मतलब होता है लालच और एनवियस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जलता है। एनवियस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जलता है। तो जब हमारा ग्रीड दिया हुआ है, ग्रीडी अगर होता है तो ग्रीडी एंड एनवियस पर्सन होता है तो ये सही होता, पर यहाँ पे ग्रीड है तो यहाँ पे एनवियस की जगह
एनवी होना चाहिए, ना कि एनवीएस। हमारा एनवीएस गलत होगा और यहाँ पे एनवी होना चाहिए। अ पर्सन ड्रिवन बाय ग्रीड एंड एनवीएस लूजेस द एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर। सो हमारा जो पार्ट जिसमें एरर है वो होगा पार्ट 2, यहाँ एनवीएस की जगह एनवी होना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एरर का ही है। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द चेंजेस इन प्लानिंग लॉज टू इंश्योर दैट द नेचर कंजर्वेशन एजेंसीज एंड प्लानिंग अथॉरिटीज अलाउ ऑफ द डायरेक्टिव्स। हमें करना क्या है कि यहाँ जो बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इस पूरे सेंटेंस में जो भी वर्ड हमें बोल्ड दिया गया है, यानी कि सेंटेंस में अलाउ ऑफ दिया गया, इसकी जगह इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक सूटेबल वर्ड यहाँ पुट इन करना है, क्योंकि ये अगर ये गलत है तो हमें इन सारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पुट इन करना है, और अगर ये गलत नहीं है, बिल्कुल कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली अगर ये सही है, तो हम नो करेक्शन रिक्वायर्ड को भी चुन सकते हैं। सो हमारे सेंटेंस के कहने का मतलब है द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड चेंजेस इन प्लानिंग लॉज, सुधार प्रपोज किया है किस लिए, टू इंश्योर दैट नेचर कंजर्वेशन एनर्जी एंड प्लानिंग अथॉरिटीज, ये इंश्योर करने के लिए, ये तय करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि जो भी नेचर कंजर्वेशन एनर्जीज हैं, यानी कि प्रकृति को संरक्षित करने वाली एजेंसीज हैं और प्लानिंग अथॉरिटीज हैं, वो सब अलाउ ऑफ द डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मतलब रूल्स या जो भी डायरेक्शंस, निर्देश आते हैं, उन्हें हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए जो ग्रामेटिकल मिस्टेक अलाउ ऑफ, ऐसा कोई वर्ड अलाउ के साथ ऑफ कभी नहीं आता, तो ये तो डेफिनेटली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कि यहाँ जो ब्लैंक में होगा क्या आएगा। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है कोई रूल फॉलो करना। रूल को फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं दैट वी अबाइड बाय रूल्स। अबाइड बाय रूल्स। सेकेंड है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है कुछ रिक्वेस्ट करना, कुछ मांगना। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है एम एट। एम एट का मतलब होता है कुछ भी, किसी पर भी लक्ष्य बनाना, टू पॉइंट और सेट अ गोल। हमारा कोई भी लक्ष्य होता है तो हम कहते हैं कि हमारा ये एम है। लास्ट ऑप्शन जो है वो है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के बिहाफ में काम करना। किसी के बिहाफ में काम करना, कोई वो काम जो था वो किसी और व्यक्ति का था, लेकिन अगर वो नहीं है या किसी वजह से वो नहीं कर रहा, तो हम उसके बिहाफ में वो काम कर रहे हैं। सो यहाँ जो डायरेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ डायरेक्टिव्स हैं यानी कि निर्देश है। अब निर्देश के साथ क्या हो सकता है? निर्देश के साथ केवल और केवल अबाइड बाय हो सकता है। हम रूल्स को, डायरेक्टिव्स को, प्रिंसिपल्स को अबाइड बाय कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं, इन्हें हम मान सकते हैं। अबाइड बाय रूल का मतलब होता है फॉलो रूल। मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी कभी हमें तो पूरे सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जैसे था अथॉरिटीज अलाउ ऑफ द डायरेक्टिव्स। अब डायरेक्टिव्स को हम ऑब्वियसली अबाइड बाय कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टिव्स को मांग नहीं सकते, डायरेक्टिव्स पे लक्ष्य नहीं बना सकते या एक्ट फॉर नहीं कर सकते। डायरेक्टिव्स के साथ जो वर्ड सूटेबल होगा, जो जाएगा, वो होगा अबाइड बाय। तो यहाँ डायरेक्टिव्स को देख कर ही हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अबाइड बाय आएगा। पूरे सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Odysseus thought that it was still possible that the Greek army could muscle in the crisis in the war. Odysseus एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। उन्होंने सोचा that it was still possible, ये अभी भी संभव था कि ग्रीक आर्मी could muscle in the crisis in the war. ग्रीक आर्मी जो है वॉर है वहाँ पे, उसकी क्राइसिस में वो जा सकती है, उस क्राइसिस से निकल सकती है। तो देखते हैं कि मसल इन, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है मसल इन। मसल इन का मतलब होता है इन्वॉल्व होना। किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसका मतलब होता है मसल इन होना। वॉर में इन्वॉल्व होने का कोई सेंस नहीं बनता। वॉर में इन्वॉल्व वॉर बहुत सारे लोगों से होता है, तो वॉर में ग्रीक आर्मी के इन्वॉल्व होने का कोई मतलब यहाँ सेंटेंस में कॉन्टेक्चुअली नहीं बनता। जो ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो है मसल इनटू। मसल इनटू का भी मतलब सेम होता है। मसल इन या मसल इनटू का मतलब भी होगा इन्वॉल्व होना। हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो है मडल अप। मडल अप का
मतलब होता है कुछ भी ऑर्गेनाइज है या प्रॉपर है उसे हम डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं या मेस कर देते हैं, मेस करना होता है। मडल अप का मतलब होता है मेस अप करना, किसी चीज को बिखेर देना, बर्बाद कर देना, मडल अप होता है। तो ऑप्शन सी है वो है मडल थ्रू। मडल थ्रू का मतलब होता है गेट थ्रू। किसी प्रॉब्लम, किसी संकट से जब हम निकलते हैं तो वी से दैट वी मडल थ्रू दैट प्रॉब्लम। और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है मसल आउट। मसल आउट का मतलब होता है किसी को पावरफुली या फोर्सफुली निकाल देना, फोर्सफुली निकाल देना, फोर्सफुली आउट कर देना। सो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ एक वॉर चल रही है, ग्रीक आर्मी जो है वो एक वॉर में है, तो वॉर कैसी परिस्थिति है, मुश्किल का वक्त है, ट्रबल है, तो उसमें हम ट्रबल से क्या कर सकते हैं, ट्रबल से निकल सकते हैं, गेट थ्रू कर सकते हैं, यानी मडल थ्रू कर सकते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मडल थ्रू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें एरर डिटेक्शन का, हमें यहाँ पता करना है कि इस ब्लैंक की जगह इस बोल्ड लेटर को क्या रिप्लेस करेगा। क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कैलिफोर्निया विल कंप्लीटली बुक इन फ्रॉम इट्स 5 ईयर लॉन्ग रिसेशन। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इस साल के आखिरी तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिरी तक कैलिफोर्निया विल कंप्लीटली, कैलिफोर्निया जो है वो पूरी तरह से बुक इन हो जाएगा अपने 5 साल लंबे रिसेशन से। 5 साल लंबा रिसेशन यानी कि ये वक्त बीत चुका है। 5 साल की मंदी आई थी कैलिफोर्निया में और उससे इस साल के आखिरी तक कैलिफोर्निया उसे बुक इन कर जाएगा। सेंटेंस के साथ बुक इन करने का कोई सेंस नहीं बनता। बुक इन करने का मतलब होता है एडवांस में बुक करना। एडवांस में बुक करने को हम कहते हैं बुकिंग। अब रिसेशन से एडवांस में कुछ बुक करने का तो कोई कॉन्टेक्चुअली लॉजिक लगता नहीं है, तो ऑप्शंस वी आर प्रोवाइडेड विद आर बाउंस इनटू। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है बाउंस इनटू। बाउंस इनटू का मतलब होता है किसी चीज में, किसी संकट में पड़ना। जब ऑब्वियसली पहले से रिसेशन आया हुआ है तो हम दोबारा उसमें क्यों जाएं। बाउंस बैक, बाउंस बैक करने का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में पड़ के उससे वापस निकल जाना। किसी प्रॉब्लम में पड़ के वापस उससे निकल जाना। कभी परिस्थितियां विपरीत होती है तो हम कहते हैं कि हम हारने के बाद भी बाउंस बैक करेंगे, हार नहीं मानेंगे, बाउंस बैक करेंगे, यानी कि उस परिस्थिति से निकलकर वापस आएंगे। हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग करने का मतलब होता है मूवमेंट को रोकना, किसी चीज को पैक करके या उसकी कैसे भी उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने को हम बॉक्सिंग करना बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन बॉक्स अप है। बॉक्स अप करने का मतलब होता है पैक करना। अब रिसेशन को पैक करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो हमारे पास जो ऑप्शन सही आएगा वो होगा बी, बाउंस बैक। कहने का मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत तक कैलिफोर्निया अपने 5 साल लंबे रिसेशन से बाउंस बैक करेगी, यानी कि वापस निकल आएगी, बाहर निकल आएगी। बाउंस बैक करने का मतलब होता है बाहर निकलना। सो हमारे जो कॉन्टेक्चुअल लॉजिक लगता है वो यही कहता है कि यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, बाउंस बैक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें एक बोल्ड वर्ड दिया गया है जिसे हमें देखना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है यू कैन नो लॉन्गर ब्रश अप द आर्ग्यूमेंट दैट द सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट, वन दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वनरस। हमारा जो वर्ड दिया गया है ब्रश अप। ब्रश अप करने का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, स्पेशली किसी स्किल को सुधारना, किसी स्किल को इम्प्रूव करना। स्किल को इम्प्रूव करने को हम बोलते हैं कि हम उसे ब्रश अप कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल ब्रश अप कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ब्रश अप कर रहे हैं। तो ब्रश अप करने का मतलब होता है स्किल को इम्प्रूव करना। यू कैन नो लॉन्गर ब्रश अप द आर्ग्यूमेंट। यहाँ जो ब्रश अप लगा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट के लिए आया है। आर्ग्यूमेंट को इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है? आर्ग्यूमेंट है, बहस है, उसे ब्रश अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट द सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है एक सिस्टम के बारे में, आर्थिक सिस्टम के बारे में जो नीचे जा रहा है, जो बर्बाद हो रहा है। वन दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वनरस। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रश अप आएगा, यहाँ सेंटेंस के कहने का सेंस है कि हमें इस बात से मुकरना नहीं चाहिए, हमें इस बात को नहीं
नकारना चाहिए कि हमारी जो सिस्टम है वो, हमारी जो आर्थिक सिस्टम है वो फेल हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप करने का मतलब होता है पालन पोषण करना। जो ब्रिंगिंग अप सेंटेंस बना है, ब्रिंगिंग अप फ्रेज बना है ना, वो इसी से बना है। ब्रिंग अप करने का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो सेकेंड ऑप्शन है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना। तो थर्ड ऑप्शन है वो है ब्रिंग बैक। किसी चीज को वापस ले जाने को हम बोलते हैं ब्रिंग बैक। और ऑप्शन डी है ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ करने का मतलब होता है किसी बात को खत्म करना, यानी कि हम इस बात को मानना नहीं छोड़ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बर्बाद हो रही है, नीचे जा रही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्रश ऑफ करना। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।